हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी पेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस एग्ज़ाम में 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से पूछे जाते हैं। इन 50 प्रश्नों की तैयारी के माध्यम से हम लोग लेकर आए हैं आज आपके लिए बिल्कुल सिलेबस के अनुसार 40 प्रश्न, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के 10 प्रश्न, स्ट्रेटेजी के 10 प्रश्न, पॉलिटी के 5 प्रश्न, साइंस के 5 प्रश्न, ज्योग्राफी के 5 प्रश्न और इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न करने वाले हैं। 10 प्रश्न जो कि आपके करंट अफेयर के आते हैं वो हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किए हैं, वो अगली हम आगे से जो भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे उसमें शामिल करेंगे। फिलहाल ये आपके 40 प्रश्नों का पूरा संग्रह है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जिस जिस टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे उसी के अनुसार हमने इस पीडीएफ को तैयार किया गया है और बहुत ही बेहतरीन आपके एग्जाम के लिए होगा। अगर आप अभी से इस तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपको दोस्तों पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। किसके सर? मौर्य वंश के संस्थापक थे, याद रखेंगे। इन्हीं के समय मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, मेगास्थनीज आया था, ये भी बात आपको याद रखनी है, और इंडिका लिखी थी। हालांकि आपको याद रखना कौन था, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिंदुसार होगा। ठीक है, बहुत लोग अशोक कह रहे हैं, लेकिन अशोक आपका गलत है, बिंदुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और बिंदुसार का अगर पुत्र पूछा जाए तो आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बाबर और लोदी के बीच आपको पता है 1526 में आपका होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। बोलेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा हुआ था? तो बोलेंगे 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। सुनिए क्या बोलेंगे सर? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, आपको दोस्तों पता होगा। अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जो कि हुई थी कब सर? तो आप क्या बोलेंगे? जो अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई कब हुई थी, तो कहेंगे 5 नवंबर। कब सर? 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। बोलेंगे 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी। बताएंगे थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन आपको पता होगा सर, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे, याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? तो महायान शाखा से संबंधित थे। और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज पर स्थापित की थी। ठीक है, कन्नौज और स्थापित की थी। हर्षवर्धन को यह भी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कुंभ मेले को स्टार्ट करा था, हर्षवर्धन को उसका श्रेय दिया जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो कन्नौज लाए थे। ठीक है, इन्हीं के समय में ह्वेनसांग भारत आया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन सा? ह्वेनसांग इन्हीं के समय भारत आया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जिजाक भुक्ति जो था वो कहाँ का प्राचीन नाम था, आपको बताना है। जिजाक भुक्ति कहाँ का प्राचीन नाम था? चौथा, तो आपको याद है ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ठीक है, कहाँ का सर? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, आपको यह भी बात याद रखनी कि चंदेल वंश के संस्थापक जो थे नन्नुक के पुत्र जयसिंह ने जेजा के नाम पर, या जो प्रदेश था जेजा भुक्ति नाम कहलाया। आपको याद है चंदेल वंश आपने पढ़ा होगा, तो चंदेल वंश कौन थे? चंदेल वंश के जो संस्थापक थे नन्नुक थे। कौन थे सर? नन्नुक थे, याद रखेंगे। नन्नुक क्या नाम हो जाएगा सर? आपको याद रखना है, इनका नाम क्या था? नन्नुक था। ठीक है, और नन्नुक के पुत्र जो पौत्र थे उनका नाम था उन्हीं का नाम था जय, तो उन्हीं के नाम पर जेजाक भुक्ति पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आपको याद रखना महमूद गजनवी के बारे में, आपको याद रखना जो इनका इतिहासकार था वो उतबी था। अच्छा, उतबी की बुक अगर आपके एग्जाम में पूछी है तो क्या बोलेंगे? तारीखुल यामिनी। क्या बोलेंगे सर? तारीखुल यामिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीखुल यामिनी, क्या बोलेंगे? तारीखुल यामिनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे। तारीखुल यामिनी ये किसकी? उतबी की है। हालांकि फिरदौसी भी इनके दरबार में ही रहते थे, लेकिन ये इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, और इनके दरबार में और कौन? अलबरूनी भी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है सर? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, कह रहा है दोस्तों, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी ने गठन किया था। दीवाने अमीर कोही ये तुगलक ने। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने रियासत बलबन। तो आपको इनमें से बताना कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो दीवाने रियासत है ये आपका बलबन ने नहीं, बल्कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, तो ये विभाग जो है काहे से रिलेटेड है, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इन विभागों बारे में बात कर ली जाए। ठीक है,
सर दीवाने मुख्तराज जो था ये राजस्व विभाग था। कहा का सर? ये राजस्व विभाग था। बोलेंगे सर ये कैसा? राजस्व विभाग था। ठीक है। दीवाने कोही था, ये कृषि विभाग था। क्या बोलेंगे सर? ये कृषि विभाग था। दीवाने कोही ये किसने? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये आपका स्टार्ट किया था दीवाने कोही, आपको याद रखना। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का है दीवाने कोही। बाकी फिरोज शाह तुगलक का जो ये दीवाने खैरात था ये दास विभाग था। बोलेंगे ये क्या था? ये दास विभाग था। बोलेंगे दास विभाग। क्या था सर? दास विभाग था दीवाने कोही, आपको याद है दीवाने कोही। ठीक है। फिर दीवाने रिसालत का था, ये बाजार विभाग पर नियंत्रण करता था। बोलेंगे ये बाजार विभाग से संबंधित। किससे सर? बाजार विभाग से संबंधित था, आपको याद रखना। और इसकी जो मतलब इसका जो शुरू किया था वो किसने स्टार्ट किया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग हिस्ट्री 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद पॉलिटी, मतलब जैसे कि आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल उसी तरीके से हर क्वेश्चन को करेंगे। तेरा वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो आपको याद रखना है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो क्या बोलेंगे? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की और लोटो। ठीक है। और इनका जो आपको याद रखना है, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। कब सर? 1875 में। आपको भूलना नहीं, आर्य समाज की स्थापना कब की थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। तो क्या बोलेंगे? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रटा होगा आपको बहुत अच्छे से। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो गोखले जी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो क्या बोलेंगे? इनके 2-3 प्रश्न आपको याद रखना। पहला प्रश्न 1938 का। 1938 में आपको याद रखना इन्होंने कहा कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 39 में इनका त्रिपुरी संकट, आपको याद है त्रिपुरी संकट, त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ वहां पर आप पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने परास्त किया। हालांकि फिर इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, इसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। ठीक है। तो आपको याद रखना है 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? बी, सी आर दास। सी आर दास जो थे ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। 9 का 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हैं। सी आर दास को देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ उस वक्त इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्या बोलेंगे? आपको याद रखना है उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के वो डेविड लायड थे। कौन? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैं जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो डेविड लायड थे, डेविड जॉर्ज थे, ये लायड जॉर्ज। क्या बोलेंगे? लायड जॉर्ज थे। और इनका कार्यकाल अगर आपके फिलहाल ये इतना पूछागा नहीं, फिलहाल आपको याद रखना है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक और आया था 1909 का, आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं? तो इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1919 के इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और 1919 को ये क्वेश्चन भी पूछ दिया कि किस अधिनियम को निम्न से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, और ये आपका जो हो जाएगा 1909 का, इसे मार्ले मिंटो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्या विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन से? आइवरी कोस्ट, ब्राजील, भारत या मैक्सिको? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील जो होता है, ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान हैं इन्हें फजेंडा कहा जाता है। ये भी बात आपको याद है। क्या बोलेंगे सर? फजेंडा कहा जाता है। अच्छा, ब्राजील में ही आपको एक बंदरगाह मिलेगा जिसे सेंटोस कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेंटोस बंदरगाह कहते हैं, जो आपका विश्व में बहुत फेमस है। सेंटोस बंदरगाह जिसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ सेंटोस से साओ पोलो तक एक कॉफ़ी रेल भी चलती है ब्राज़ील में। ठीक है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? चाहे क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए आपका जनसंख्या पर, दोनों में आपका एशिया जो महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है। आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। किसमें? तो बोलेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? क्या बोलेंगे? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों गुजरात होगा। कभी कभी आपके एग्जाम में गुजरात ऑप्शन में नहीं देता, तो ये पहले नंबर में, दूसरे नंबर में आपको याद रखना आंध्र प्रदेश। दूसरी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की लगती है। और सबसे कम अगर बूझिए तो क्या बोलेंगे? गोवा की सबसे कम लगती है।
भारत के सबसे लंबी तटीय सीमा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? केरल है, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात? लिग्नाइट का तो क्या बोलेंगे? लिग्नाइट में उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है तो क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो होता है वो लिग्नाइट के उत्पादक सबसे ज़्यादा। राजस्थान में तांबा बहुत कस के खेतड़ी की खानों से निकलता है, आपको दोस्तों पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, आपको पता है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ लोग समझ रहे होंगे बहुत ईजी सेट ईजी नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लें, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट रखा हो। भारत की जो लंबी नदी है वो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। गंगा की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो आपको पता होगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या बोलेंगे? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी गंगा की। बहुत अच्छे से आपको ये बात पता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक लंबी है, लेकिन क्या है, ये इनका जो विस्तार है वो भारत से बाहर है। हालांकि जो ब्रह्मपुत्र दिया गया और सिंधु हो, ये ब्रह्मपुत्र भी अधिक लंबी है, लेकिन उसका ज़्यादातर भाग कहाँ पर है? चीन में आपको देखने को मिलता है। और जो अगर भारत की बूझी जाए वो आपकी गंगा ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा वर्गीस कुरियन जी संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन जी से संबंधित है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, मत्स्य उत्पादन अगर पूछा है तो क्या बोलेंगे? नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1934 का अधिनियम था। बहुत अच्छे से आपको पता होगा 1934 का अधिनियम कब का था? जो आपका आरबीआई का अगर अधिनियम की मैं बात करूं, आरबीआई के अधिनियम की मैं बात करूं तो आरबीआई के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। आरबीआई का अधिनियम जो था ये आपका 1934 का था। फिर स्थापना कब हुई? स्थापना कई बार सन भी पूछ लेता, तो आपको हमेशा याद रखना 1 अप्रैल स्थापना कब होती है आपको याद रखना है। तो आरबीआई के आपको याद रखना स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल सर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। अगर आपके एग्जाम में सर राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? 1 जनवरी कब हुआ था सर? 1949। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों एक बात और भी याद रखना है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय यहाँ के जो इसके गवर्नर थे वो कौन थे? तो बेनेगल रामा राव थे। ठीक है, बेनेगल रामा राव थे, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। मतलब कौन प्रकाशित करता है प्रत्येक वर्ष आपका जो होता है आर्थिक सर्वेक्षण? तो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, भारत में वित्त मंत्रालय जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? ये सर बजट से पहले जारी किया जाता है, यानी पिछले वर्ष कितना क्या खर्चा हुआ उसका क्या अनुमान है, वही आर्थिक सर्वेक्षण होता है। तो आपका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को दोस्तों पता होगा, सीमांत जोत का हमारे यहाँ आकार कितना होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? भारत में सीमांत जोत का जो आकार होता है वो आपको पता है, ये आपका 1 हेक्टेयर से कम होगा। क्या होगा सर? 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। 1 से 2 ये अर्धमध्यम इसको कहा जाता है। फिलहाल इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल राइट आंसर आपका डी है। किसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो आपको याद रखना 20 क्वेश्चन का राइट आंसर, क्रेडिट कार्ड जो होता है इसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तक हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किए, अब पॉलिटी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? बोलेंगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? दोस्तों आपको पता होगा, हालांकि हमारे जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ नहीं था। ठीक है, फिर सब कब जोड़े गए? 1942 में। आपको दोस्तों पता होगा 1942 में संविधान संशोधन होता है, और ये संविधान संशोधन आपका था 76वां संविधान संशोधन था। 1942 को होता है। कब सर होता है? ये 1942 को होता है 76वां संविधान संशोधन, आपको याद रखना है। ठीक है, 1942 को होता है 76वां संविधान संशोधन, और इसी के द्वारा हमारे यहाँ क्या जोड़ा गया था? ये आपके मूल अधिकार जोड़े गए थे। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से? रूस से लिए गए मूल अधिकार, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आए थे। ठीक है, पहले जो थे मूल अधिकार हमारे 10 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। ठीक है दोस्तों, 10 जो पहले थे वर्तमान में 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? तो कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां हमारे यहाँ जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या स्वतंत्र भारत की लोकसभा में पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा के बारे में दोस्तों आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए थोड़ा मैं भी बता देता हूँ। लोकसभा की अगर बात कर लें तो आपको पता होगा आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई। आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा होती है। ठीक है,
अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जो जीवी मावलंकर थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अस्थायी मतलब स्थायी सदन नहीं है, कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। बहुमत दल का जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता वही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1865, 1867, 1866, 1916। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पता होगा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था इसकी स्थापना 1866 में की गई थी और भारत का ये तीसरा उच्च न्यायालय था। कौन सा तीसरा? पहले मुंबई, कलकत्ता और मद्रास बनाए गए थे, उसके बाद 1866 में ये आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 1/3, 1/5, 1/7, 1/4। राइट आंसर क्या होगा? पॉलिटी का बेहतरीन प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/3 होगा, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब लोग साइंस के क्वेश्चन अब हम लोग हल करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बोलेंगे आर्द्रता मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी, इसे आप लोग हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाइग्रोमीटर भी इसे कहा जाता है। आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, मेंडलीफ ने किया था। आपको याद रखना है तत्वों के वर्गीकरण के सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था वो मेंडलीफ ने दिया था। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस जो होती है वो कौन सी होती है? तो आपको क्या लगेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, आपको ये बात याद रखनी है। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बायोलॉजी में जरूर पूछे जाते हैं। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? यकृत, प्लीहा, फेफड़े या वृक्क में, गुर्दे यानी कि। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि यकृत में। यूरिया यकृत में होती है। ठीक है, मतलब संश्लेषित कहाँ पर होती है? यकृत में संश्लेषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन की में सक्रिय होते हैं, क्या बोलेंगे? इंसुलिन जो होते हैं इंसुलिन में सक्रिय होते हैं अग्नाशय, थाइमस, पैराडाइड या प्यूसिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट। अग्नाशय, अग्नाशय जो होते हैं वो इंसुलिन में सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो 30 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब जो हमारे अगले प्रश्न होंगे स्ट्रेटेजी के होंगे। हालांकि आपको दोस्तों पता है करंट अफेयर के हमने 10 प्रश्न नहीं शामिल किए, बाकी 40 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट जैसे आपके एग्जाम में बनते हैं, बिल्कुल बेसिक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीसो किस देश की मुद्रा है? बोलेंगे पीसो किस देश की मुद्रा है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देना है, पीसो किस देश की मुद्रा है। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? याद रखेंगे सर मैक्सिको की। कहाँ की सर? मैक्सिको हो जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है मैक्सिको की क्या हो जाएगी। जबकि अगर दक्षिण अफ्रीका की बूझले तो इसे कोरियन, दक्षिण कोरिया भी बूझले मुद्रा तो क्या बोलेंगे? कोरियन मुद्रा यहाँ की होती है। ठीक है, हालांकि दक्षिण कोरियन भी कहा जाता है लेकिन कोरियन आपको याद रखनी है, कोरियन मुद्रा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो आपको याद रखना है कोरियन, सॉरी ये दक्षिण कोरियन की कौन सी, उत्तरी कोरिया हो या दक्षिण कोरिया, यहाँ की कोरियन, यहाँ पर कोरियन वान कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे? वान, दक्षिण कोरियन वान। ठीक है, फिलहाल वान आपके ज़्यादा बूझी जाती है, दक्षिण कोरियन इसमें ना जोड़े तब भी कोई बात नहीं है। वान आपको याद रखना दक्षिण कोरिया की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, जापान की बहुत अच्छे से आपको दोस्तों पता होगी एन, जापान की कौन सी मुद्रा? एन जापान की मुद्रा है। फिर इटली की सर क्या है? इटली की यूरो, इटली की क्या हो जाएगी? यूरो जो मुद्रा है वो इटली की हो जाएगी। ठीक है, आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको इन कुछ मंदिर दिए गए हैं और आपको स्थान दिए गए, इनमें से मिलाना है आपको कौन सा कहाँ है। ठीक है, चलिए मैं मिला देता हूँ आपको, आप लोग इसको जरूर देख लें। सोमनाथ मंदिर आपको दोस्तों पता होगा ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, कामाख्या देवी असम, अंबुबाची का मेला यहाँ लगता है, बहुत फेमस है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको। रामनाथ स्वामी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में दोस्तों देखने को मिलेगा। कौन सा? रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर रटा होगा आपको बिहार। ठीक है दोस्तों, पता होगा आपको बिहार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्टडी जीके के ऐसे प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हालांकि ये प्रश्न पहले से मिला दिए गए मैंने मेरे द्वारा, फिलहाल आपको देख लीजिए। इसमें क्या है, कुछ संगीतज्ञ आपको दिए गए और उनका उत्कृष्टता मतलब किस क्या चीज़ है। जैसे अहमद अली जो है, असद अली ये आपके बीणा बजाते हैं, असद अली। मल्लिकार्जुन ये शास्त्रीय संगीत हैं। बाकी बिस्मिल्लाह खां तो आपको पता होगा सेनाई वादक हैं। और टीन कृष्ण ये वायलिन वादक हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये इस पुस्तक की जो पुस्तक है किसकी है आपको बताना। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ ये आपको याद रखना है, ये किसकी है? ये आपको याद रखना है, ये शशि ठाकुर की है। किसकी? शशि थरूर की ये पुस्तक है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा।
क्या निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय, विश्व मौसम विज्ञान मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, खाद्य जो आपका ये खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, इसको आप FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होगा, इसका मुख्यालय रोम में पड़ता है। कहाँ पर सर? रोम में इसका मुख्यालय पड़ता है। कहाँ पर? रोम में। बाकी इन तीनों के मुख्यालय कहाँ है? यानी बाकी इन तीनों के जिनेवा में। बोलेंगे सर जिनेवा में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना प्रतिवर्ष जो बांटे जाते हैं वो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। कहाँ पर सर? स्टॉकहोम में। लेकिन क्या और भी कुछ है तो समझिएगा, जो स्टॉकहोम में बांटे, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार जो शांति का है वो नॉर्वे ओस्लो में है। कहाँ पर? जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? आपने जो प्रकार के घटक पढ़े होंगे, जैव घटक और अजैव घटक, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है हरे पौधे, पानी, या गैर हरे पौधे, या परजीवी। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। पानी जो है एक अजैव घटक आता है। पानी क्या है सर? अजैव घटक के अंतर्गत आता है। तो सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण तो क्या बोलेंगे? 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा और 110% बनता है। एक पिछला भी आप सेट उठाकर देख लें, एक उसमें ये आया था दिवस का क्वेश्चन, तो आपको ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा पहले नंबर में आपका राजस्थान आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है सर? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत है, ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की नहीं है। कथकली केरल की है, बिल्कुल सही है। और कथक आपका ये यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का। कुचिपुड़ी आपकी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम ये आपका कहाँ का है? ये केरल का ये भी है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 40 प्रश्न किए हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए। आपका स्कोर इनमें से कितना रहा आप हमें लास्ट में जरूर बताएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें नहीं थे, लेकिन जो भी प्रश्न मैं लेकर आया हूं बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें तो भी आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार ये आपकी प्रीमियम क्लास कब होया करेंगी? 8 बजे शाम को ये क्लास होंगी, शाम को 8 बजे डेली क्लास होंगी, रात में 8 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।